हेलो दोस्तों, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि हम पीवाईक्यू के प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं मेंस का, तो उसको हम अभ्यास सीरीज के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, इसको हम अभ्यास सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ बच्चों को ये होता है ना कि कुछ बच्चे जो है प्रश्न नहीं खोज पाते कहाँ पर है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट जाइए, वहाँ पर अभ्यास पीवाईक्यू लिखा होगा, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और एक हमारी सीरीज प्रैक्टिस चल रही है जिससे मैं आज प्रश्न लेकर के आऊँगा। मैंने बना के रख दिया, पहले मैंने जो है इसको लॉन्च कर दिया, बाद में उसको लॉन्च करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधे। आज डे 31 है। देखिए, पीटी बहुत नज़दीक आ रहा है, इसलिए दिसंबर तक इसको आप बिल्कुल कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्री निकलने के बाद मेंस में भी आप धड़ाम हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेंस को बिल्कुल मत छोड़िए, मेंस की प्रैक्टिस जारी रखिए। ठीक है, और पीवाईक्यू पर भी हम बहुत जल्दी प्रीलिम्स पर फोकस होकर के डिटेल एनालिसिस के लिए हमने कोशिश करी हुई है। एक दो लोगों से बात कर रहे हैं, अगर वो आते हैं तो बहुत जल्दी इसको भी लॉन्च कर देंगे, तो आप लोगों को प्री में भी बेहतर जो है आप कर पाएंगे। ठीक, तो चलते हैं अब सीधे प्रश्न पर। तो सबसे पहले हमारी रणनीति का सर्वप्रथम हिस्सा क्या होता है कि हम सिलेबस को देखते हैं। तो सिलेबस, जैसे आप GS 3 में जाओगे तो वहां पर GS 3 में ये आपदा एंड आपदा प्रबंधन आपको मिलेगा। ठीक है, आपदा प्रबंधन या आपदा एवं आपदा प्रबंधन। ठीक, तो इसमें और भी पार्ट है, प्रौद्योगिकी है, साइंस टेक है जिसको बोलते हैं, आर्थिक विकास, इकोनॉमी है, जैव विविधता, पर्यावरण अर्थात एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, और इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक, तो शुरू के 10 पॉइंट जो है यहाँ तक आपके इकोनॉमी से हैं, 11, 12 और 13 ये आपके साइंस टेक से हैं, और 14 नंबर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से हैं। 15 नंबर आप देख ही रहे हैं, इसका डिस्कशन हम करेंगे, आपदा प्रबंधन। और 16, 17, 18, 19, 20 ये आपके इंटरनल सिक्योरिटी से हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आपदा प्रबंधन का कल एक आखिरी प्रश्न होगा, उसके बाद आप लोग हमें मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं क्या लेकर के आऊँगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि दिवाली बहुत नज़दीक आ रही है, कुछ बच्चे जो है दिवाली मनाने घर भी जाएंगे, तो बहुत ही मतलब अपना ध्यान रखिएगा, और मतलब अपनी पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। एक दिन 2 दिन एंजॉय करिए, लेकिन पढ़ाई पर फोकस रहिएगा। ठीक है, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है, यूपीएससी का समय पता नहीं चलेगा, 2-4 महीने कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला, आगे आने वाले समय में 6-7 महीने बचे हुए पीटी के लिए, वो भी गुजर जाएंगे, पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो मुझे लगा कि मैं बता दूं आप लोगों को। तो ये आपदा प्रबंधन है प्रश्न। यहाँ पर हम प्रश्न ये अब मैंने प्रैक्टिस के लिए भी दिया था, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप मेरे आंसर से मिला लीजिए कैसे लिखना है आपको। तो यहाँ पर लिखा शहरी क्षेत्रों में बाढ़। इससे पहले भी मैंने शहरी क्षेत्रों में बाढ़ से संबंधित प्रश्न कराया था। ठीक है, आपदा प्रबंधन में इससे पहले आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो पहले आप उसको देख लीजिए कि वहाँ के ही कुछ पॉइंट, जैसे आप जो लिखते हैं हर बार पॉइंट चेंज नहीं होते, कुछ पॉइंट वहाँ से ले लिए जाते हैं, मतलब वैसे ही पॉइंट उठा करके लिखना, क्योंकि टॉपिक तो वही है, प्रश्न हर बार उसी से आते हैं, घूम फिर के आता है। ठीक है, अब अगले साल फिर बनेगा शहरी बाढ़ से। अभी आपने देखा कि उत्तराखंड में जो है क्या हुआ, ग्लोव की घटना हुई, और मतलब बादल फटने की घटना हुई, सॉरी ग्लोव नहीं, बादल फटने की घटना हुई। तो इस तरह की घटनाएं होती रहती है, तो उससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी अगले वर्ष फिर बना देगा, इसलिए हमको उसी पे फोकस रहना है। ठीक है, तो हम प्रश्न पढ़ते हैं। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ उभरती हुई जलवायु प्रेरित आपदा है। ठीक है, हमको बताना है, इस आपदा के कारणों की चर्चा कीजिए। आपदा के कारण की चर्चा करनी है। पिछले 2 दशकों में मतलब 20 सालों में भारत में आई ऐसी 2 प्रमुख बाढ़ों की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। भारत की उन नीतियों और ढांचों का विवरण दीजिए जिनका उद्देश्य ऐसी बाढ़ों से निपटना है। ठीक, देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है, इंट्रो लिखना है। इंट्रो में आपको सिर्फ बताना है कि शहरी बाढ़ क्या होती है। ठीक, शहरी बाढ़ बता देनी है, मैंने पहले भी बता दिया है आपको। फिर आप मेन बॉडी में आएंगे, मेन बॉडी, MB का मतलब मेन बॉडी। ठीक, मेन बॉडी में आएंगे तो आपको वहां पर क्या देना है, यहाँ पर 3 मतलब कि बिंदु बनेंगे। एक तो आपको कारण बताने हैं, शहरी आपदा के कारण, तो एक तो प्राकृतिक कारण हो जाएगा, और एक आपके मानवजनित या मानवीय कारण हो जाएगा। ठीक, इसको 2 पॉइंट में रखेंगे। फिर दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया कारण। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि पिछले 2 दशकों में आई ऐसी बाढ़ों को, मतलब कि 2 दशक में मतलब 20 सालों में जो बाढ़ आई है उसके बारे में बताना है। तो आप मुंबई की जो भयंकर बाढ़ थी 2005 की, आप उसका जिक्र कर सकते हो। ठीक, किस नदी पर थी, ये मीठी नदी पर थी, सर्च करिएगा, इसी बहाने नदी भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और 2015 ये भी मैंने पिछले प्रश्नों में मैंने नोट कराया। ठीक है, 2015 के चेन्नई बाढ़ का भी जिक्र किया था, जो अडयार नदी पर आई थी। ठीक, फिर तीसरा आपको ढांचे बताने हैं कि नीतियां भारत सरकार की, जैसे कि आपदा प्रबंधन नीतियां 2009 का जिक्र कर सकते हो, शहरी बाढ़ प्रबंधन नीतियां 2016 का जिक्र कर सकते हो। इस तरह से SDMA NDMA का जिक्र कर सकते हो, DDMA का डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ULB का भी कर सकते हो, अर्बन लोकल बॉडीज जो होती हैं वो कैसे जो करती हैं। ठीक है, तो ULB का भी जिक्र कर सकते हो, अर्बन लोकल बॉडीज जो होती हैं वो कैसे बाढ़ नियंत्रण करती हैं, उनके शहरी क्षेत्रों में इनका कैसे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ तक आप जैसे लिखोगे तो इसके बाद निष्कर्ष आपको छोटा सा दे देना है, सकारात्मक दृष्टि में होना चाहिए। ठीक, कि शहरी बाढ़ को रोकने के अगर हम नियोजित शहरीकरण करें और वैज्ञानिक जो है शहरीकरण करें
और बसाव को जो है कम करें, कैचमेंट एरिया को प्रभावित ना होने दें। इस तरह की अगर नीति हम अपनाते हैं तो बहुत जल्दी जो है हम शहरी बाढ़ से निपट सकते हैं। या बहुत जल्दी क्या, मतलब शहरी बाढ़ों से हम, मतलब शहरी बाढ़ जैसी समस्याएं ही नहीं आएंगी अगर हम इन चीज़ों का पालन करते हैं। तो शहरी बाढ़ क्यों होता है भाई? जो जल निकासी क्षेत्र है, मान लो ये जल निकासी, यहाँ पर आप क्या हुआ कि बाहर शहर में लोग आ रहे हैं, अब ये कैचमेंट एरिया, पानी यहाँ से आता है, इन क्षेत्रों में भरता है, फिर धीरे धीरे जो है नीचे रिस करके जाता है, ये नदियों में चला जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या, ये खाली क्षेत्र था, अब बाहर से लोग आए, यहाँ बस गए, अब यहाँ बस गए तो जो है अपार्टमेंट बन गए। आप देखते हुए, आप जो भी सोसाइटी में जहाँ भी रहते हो, तो कुछ क्षेत्र जो है खाली छोड़ दिया जाता है पार्क के रूप में। उन क्षेत्रों में भी अतिक्रमण हो रहा है, पार्क की जगह पर ही मकान बना के, प्लॉट बना के बेच दिया है ना। तो ये थोड़ा सा शहर में आप देखते हो, बड़े बड़े शहरों में नालियां भी ठीक से नहीं बनाई जा रही, प्लॉट तो प्लॉट बेचे जा रहे हैं लेकिन नालियां नहीं बनाई जा रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से करना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए, ये मैंने प्रश्न लिखा है, आप प्रश्न को पढ़िएगा। ये मैंने फॉर्मेटिंग करके दी है, फॉर्मेटिंग इसको यहाँ पर, ये थोड़ा सा क्योंकि स्क्रीनशॉट लेता हूँ ना, तो ये यहाँ पर पॉइंट नीचे लिखा हुआ है तो वो वहाँ पर लिख दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये, क्योंकि भाई यहाँ पर लिखने में, पेन टैब में मुझे लिखने में, जैसे यहाँ पर मैं साइड में लिखता था ना, जैसे शहरी बाढ़ लिख रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छे से लिख नहीं पाता था, तो कुछ बच्चों को ठीक से दिखता भी नहीं होगा, इसलिए अब और बेकार सा लगता था। तो इसलिए मैंने इसको कॉपी पे ही लिख दिया, क्योंकि ये कॉपी का प्रश्न आपको भेजना भी है मुझे, तो इसलिए मैंने कहा फ्रेमिंग में यही कर लेता हूँ और आपको सेंड भी कर दूंगा उसी में ज्वाइंट करके। तो फ्रेमिंग यहाँ पर है, ठीक। फ्रेमिंग कैसे लिखना है, तो पहले आपको शहरी बाढ़ के बारे में बताना है, तो प्राकृतिक और मानवीय कारण से जोड़ते हुए, जलवायु परिवर्तन का जिक्र करते हुए आपको इंट्रो लिख देना है, ठीक। कि शहरी बाढ़ जो है प्राकृतिक कारण से ही नहीं बल्कि मानवीय कारण के कारण भी होती है, और उसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन के कारण भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आपको बनाना है, पॉइंट ये रहेंगे, ठीक। इस तरह से मैंने सेंटेंस आपको बनाया, आप अपनी तरह से बनाएंगे सेंटेंस। तो भाई जेके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो प्रश्न तो आप ऑटोमेटिक लिख लोगे, ठीक है। तो फिर शहरी बाढ़ों के प्रमुख कारण, तो आपको प्राकृतिक कारण में जैसे ग्लोव का जिक्र कर सकते हैं, अत्यधिक वर्षा, नदियों का उफान, ज्वार भाटा, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, जिससे तापमान बढ़ता है, तापमान बदलेगा, मतलब बढ़ेगा तो मानसूनी पैटर्न का बदलाव हो जाएगा, मानसूनी पैटर्न बदलेंगे। फिर मानवीय कारण में यही पॉइंट ऊपर दिख रहा था यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेता हूँ तो यहाँ दिखने लगता है। फिर मानवीय कारण में अवैज्ञानिक या अनियोजित शहरीकरण हो गया। कंक्रीट के जंगल है, आप देख ही रहे हो, कंक्रीट, मान लो कि ये शहर में कंक्रीट के जंगल, यहाँ पर जो है मिट्टी नहीं है, यहाँ पर चट्टान बना दिया, पानी जो रिस्क नीचे जाना चाहिए वो रिस्क जा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर चट्टान आपने बना दी, तो वही बाढ़ का कारण बनता है। तो भूमि क्या हो जाती है, सील हो जाती है, मतलब सील का मतलब यहाँ पर ऊपर बंद हो जाती है, अब रिस्क जा ही नहीं पाएगा पानी, ठीक। फिर इसका क्या है, अपर्याप्त ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कमी, शहरों में आप देखते हो ठोस अपशिष्ट जाकर के नालों को बंद कर देते हैं, फिर पानी इस पर भरता रहता फिर बाहर आएगा, यही बाढ़ का कारण बनता है, ठीक। अनियोजित बसाव, नदी नालों क्षेत्रों में आप देखते हो कैचमेंट एरिया में बसा दिए जाते लोग, फिर वो वहाँ के स्थानीय वोटर्स बन जाते हैं, तो स्थानीय पार्टियां जो होती हैं या जो भी पार्टियां होती हैं, जो दल होते हैं, वो उसको बाहर अपने वोट बैंक के चक्कर में उनको बाहर नहीं निकाल पाते हैं, ठीक। फिर उदाहरण में आप यहाँ पर मुंबई लिखना चाहिए, मुंबई 2005 की मीठी नदी पर जो बाढ़ आई उसका जिक्र कर सकते हो, चेन्नई 2005 अड़यार नदी पर जो बाढ़ आई उसका भी जिक्र कर सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद भारत की नीतियां और ढांचे, ठीक। तो जैसे आपदा प्रबंधन नीति 2009 का जिक्र कर सकते हो, एनडीएमएस शहरी बाढ़ गाइडलाइन 2010 का जिक्र कर सकते हो, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 का जिक्र कर सकते हो, अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन का जिक्र कर सकते हो, एसडीएमए या यूएलबी इसका भी जिक्र कर सकते हो, अर्बन लोकल बॉडीज कैसी योजनाएं बनाती है। फिर छोटा सा निष्कर्ष होना चाहिए सकारात्मक दृष्टि में कि सरकार अगर इन चीजों को, शहरी बाढ़ को अगर कम करना है तो सरकार को नियोजित शहरीकरण, एनडीएमए की गाइडलाइन, आपदा प्रबंधन नीति को अपनाना, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजनाओं को अपनाना, स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजनाओं को अपना करके सरकार इन शहरी बाढ़ों से निपट सकती है। इस तरह से सकारात्मक दृष्टि से लिख सकते हो, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से फ्रेमिंग आपको करनी है, और फ्रेमिंग जिन्होंने यहाँ तक देख लिया है वो आप जाकर के अब अपना पढ़ाई करिए, ठीक। कुछ बच्चों जो मतलब एक्सपर्ट हैं, जो पहले से लिखते रहे, तो उनको थोड़ा सा जैसे कुछ कंटेंट मैं फ्रेमिंग में दे दूंगा, आप जा करके देख लीजिए, और यहाँ तक देख लिया है तो जा सकते हैं, ठीक है। अब सीधे मैं प्रश्न पे आता हूँ। तो प्रश्न मैंने यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि ये ऊपर मैं लिख ही देता हूँ और एक साथ जोड़ के दे रहा हूँ, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे अच्छे से। तो मैं यहाँ पर देखिए मैंने भूमिका कैसे लिखी कि शहरी क्षेत्रों में बाढ़ केवल प्राकृतिक कारणों से ही नहीं आती, बल्कि इसके लिए मानव जनित एवं जलवायु परिवर्तन जैसे कारक भी योगदान देते हैं। तीव्र नगरीकरण, आप इसको लिखते हो सामान्यता लिख सकते हो, सामान्यता तीव्र नगरीकरण, या कुछ भी जोड़ करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया तीव्र नगरीकरण, अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था और अत्यधिक वर्षा की घटनाएं इसके प्रमुख कारण है, ठीक। फिर मैंने इसको शहरी बाढ़ के प्रमुख कारणों को दो भागों में बांट दिया, एक प्राकृतिक कारण, एक मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण में अत्यधिक वर्षा, ग्लोब की घटना, नदियों का उफान, ज्वार भाटा का प्रभाव, उदाहरण तटीय शहरों जैसे मुंबई कोलकाता में समुद्र स्तर में वृद्धि हो जाना। जलवायु परिवर्तन, तापमान में वृद्धि से मानसूनी पैटर्न में बदलाव और अचानक भारी वर्षा हो जाती है, ठीक है। अवैज्ञानिक या अनियोजित नगरीकरण, जिससे झीलों, नालों और नदियों के कैचमेंट एरिया का अतिक्रमण, मान लो नदी है
ये नदी, इस नदी क्षेत्र में जो कैचमेंट एरिया इसका अतिक्रमण हो जाना। मान लो कि ये नदी सूख गई, मान लो ये क्षेत्र है, ठीक, और ये जो है नदी का कैचमेंट एरिया, मतलब कि नदी यहाँ से भी बह सकती है, ठीक। तो यहाँ से बह के जा रही है, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर भी अपार्टमेंट वगैरह प्लॉटिंग करके बेच दिया थोड़ा सा, तो ये एरिया में भी, तो ये भी क्या होती है, बाढ़ का कारण बनती है, ठीक। जल, फिर यहाँ पर कॉमा लगा, फिर जल निकासी क्षेत्र का निर्माण, जल निकासी क्षेत्र जो होता है उसका, उस पर निर्माण कर देना, ठीक। फिर अपर्याप्त ड्रेनेज सिस्टम, ये चीजें यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर मानवीकरण में भी है, मतलब ये मानवीकरण के मानवीकरण में ही अपर्याप्त ड्रेनेज सिस्टम ठीक से न बनाए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कमी, कचरा नालों में भर जाता है। आप देखते हुए कि जैसे ये नाला है, ये नदी है, अब बड़े बड़े शहरों में जो कूड़ा फेंक दिया जाता है, ये जाकर के नदी नालों में बस जाता है, यहाँ पर भर जाता है, फिर ये जो पानी यहाँ से बह के आ रहा है बाहर आता है, ऐसे नालों में भी होता है, बाहर आता है, ठीक है, अपशिष्ट के कारण। फिर इसके दो प्रमुख उदाहरणों का जिक्र कर सकते हैं, जैसे मुंबई बाढ़ 2005 में आई, जो मीठी नदी के अतिक्रमण के कारण आई, जिससे व्यापक स्तर पर जनधन की हानि हुई, ठीक है, मीठी नदी पर अतिक्रमण किया गया होगा उसके कारण। फिर चेन्नई बाढ़ 2005 में अड़यार नदी पर अतिक्रमण के कारण आई, ठीक, इसका जिक्र किया छोटा सा, और भी आप जिक्र अच्छे से कर सकते हो, मैंने तो सिंपल लिख दिया। फिर मुझे क्योंकि ये नीतियां और ढांचे बताने थे, तो इसलिए मैंने उसको कम बता करके उदाहरण, क्योंकि आपको जिक्र ही करना है ना, कि आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि आप इसके बारे में अच्छे से जानते हो, ठीक है। फिर आप जो है भारत की प्रमुख नीतियां और ढांचे का जिक्र करना है, जो मैंने वहां पर बताया फ्रेमिंग में, वही यहाँ पर लिखा है मैंने। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2009, इसमें भी बात की गई है। एनडीएमए शहरी बाढ़ गाइडलाइन 2010, फिर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016, अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन, जल निकासी सुधार और सतत शहरीकरण, शहरी नियोजन। एसडीएमए स्थानीय स्तर पर बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण योजनाएं बनाती है। अब छोटा सा निष्कर्ष लिख देना है। देखिए मैंने टू द पॉइंट प्रश्न को लिखा है, क्योंकि ऐसा ही लिखना है, क्योंकि बहुत सारे चीजें जो है आपको ज्यादा से ज्यादा जो है जानकारी भी हल्की फुल्की देनी है, और पैटर्न भी, मतलब कि क्वेश्चन का स्तर भी बेहतर होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको नंबर मिल पाएंगे अच्छे। अब आप इसको एक एक लाइन को अगर इसी में लिखने लगोगे, 2009 में जो घटनाएं बताई गई हैं, मतलब नीति में जो बात की गई उसके 2-3 पॉइंट डाल दोगे, इसको भी 2-3 पॉइंट डालोगे, तो फिर 2 ही 3 पॉइंट हो पाएंगे। इसलिए जो है ज्यादा आप नहीं डाल सकते, थोड़ा बहुत अगर डालना चाहो तो 1-2 बिंदु एक्स्ट्रा बढ़ाकर लिख सकते हो, बस बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शहरी बाढ़ केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव प्रेरित चुनौती है। अतः सतत शहरी नियोजन, जल निकासी ढांचे का आधुनिकीकरण, ठीक, जलवायु अनुकूलन नीतियों को अपनाकर जोखिम को कम किया जा सकता है, ठीक, मतलब कि बाढ़ जैसी जोखिम को कम किया जा सकता है। इस तरह से आपको लिखना है, और इसी तरह से आप लिखोगे तो आपको, अगर ये 10 नंबर का प्रश्न होगा, वैसे 250 का है, तो ये 15 नंबर का प्रश्न है, तो आपको इसमें से जो है 7 से 8 नंबर आराम से मिल जाएंगे, जो कि एक्सीलेंट होते हैं। अगर इतने नंबर आपके मिल गए तो आपके जीएस में जो है हर प्रश्न में, अगर आप मान लो 15 नंबर के 10 प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो मान लो कि 7-8, मान लो 15 नंबर क्या है, तो इसको जो है 7 नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 दूनी 70 हो गए। और 10 प्रश्न कैसे आते हैं, 150 शब्द के आते हैं, ठीक है, 10 प्रश्न कैसे आते हैं, 150 शब्द के आते हैं, तो वो जो है कितने नंबर के होते हैं, 10 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो 10 से मान लो कि उसमें 5 नंबर मिले आपको, 5 से 10 में गुणा करोगे तो 5 नंबर 50, 70 और 50 कितने हो गए, जोड़ोगे तो 120 अगर आपके जीएस में नंबर आ रहे हैं एक पेपर में, मान के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। इतना आ गए तो समझ लो कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हर जीएस में अगर इतना नंबर आप ले आए, तो 4 जीएस होते हैं, तो 12, 120 गुणे 4 करोगे कितना आएगा, 480, ठीक है। इतने नंबर आ गए तो आपको जीएस में हिंदी माध्यम के इतने नंबर आ ही नहीं पाते हैं। अगर आप कोशिश करोगे तो इतने 400-450 नंबर आराम से लाए जा सकते हैं, ठीक। अगर इतने आ गए तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। टॉप 100 में, टॉप 10 में भी आपका नंबर आ जाएगा अगर आप मेहनत करते रहोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप करोगे, इस तरह से लिख के आओगे तो पक्का नंबर आएंगे। फिर लिखते हैं डे 32 का कल का प्रश्न, इसके बाद ये 2025 का, इसके बाद बाढ़ प्रबंधन मतलब आपदा प्रबंधन का आपको समाप्त हो जाएगा सिलेबस, मतलब सिलेबस का समाप्त होगा, मतलब पीवाईक्यू समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप लोग बताना कि गवर्नेंस के जो बचे हुए टॉपिक हैं उन्हीं को करा देता हूं, मतलब बचे हुए प्रश्न उनको करा देता हूं, ये जैसा आप कहोगे वैसा कर देंगे, ठीक है। इसको पढ़ लो। भारत तटीय जलवृत्त में समुद्री जल घुसपैठ एक मुख्य चिंता का विषय है। समुद्री जल घुसपैठ के क्या कारण है तथा ऐसी आपदा का सामना करने के उपचारात्मक उपाय क्या है, ठीक है। इसको भी सिंपल वे में लिखना है। तटीय जलवृत्त जो होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा सर्च करना, पढ़ना, जब ना आए तो मुझे कमेंट करना, मैं इस पर कल वीडियो तो वैसे भी लाऊंगा। तो आप लोग अपने स्तर से पहले पढ़िए और इसका प्रयास करिए, ठीक है। ये यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।